सॉल्वेंट टू अनरावल टांग सेट के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए अपने इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल एलाइट यूथ सोल मास्टर टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन है वो करीब आता जा रहा है और फिर हमें टांग सेक्ट के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बई कहता है कि टीचर जुआन हमारे सेक्ट के अंडरग्राउंड फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है। तो जुआन जीवन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और जब से जुआन जीवन ने टांग सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से टांग सेक्ट ने प्रोग्रेस के मामले में स्पीड पकड़ ली है, खासकर शेरक एकेडमी के सपोर्ट के साथ। और शेरक एकेडमी के साथ डिस्कस करने के बाद जुआन जीवन ने सजेस्ट किया कि जो अंडरग्राउंड फैक्ट्री होगी उसे टांग सेक्ट के सोल गाइड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जुआन जीवन बताते हैं कि हमारी अंडरग्राउंड फैक्ट्री को एडवांस होकर मिड लेवल तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। जिसपे यह कहता है कि टीचर जुआन आप चिंता मत करिए, हम उन सभी रेयर मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाएंगे जिनकी जरूरत होगी। और टांग सेक्ट की अंडरग्राउंड फैक्ट्री के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है पूरे कॉन्टिनेंट में से लगातार रेयर मेटल्स को खरीदने के लिए, जिस वजह से जो रेयर मेटल्स के स्टॉक प्राइस हैं वो 10% तक बढ़ गए हैं। लेकिन शेरक 7 मॉन्स्टर्स के पास तो इन चीजों के बारे में परवाह करने का भी समय नहीं है क्योंकि इन सभी के लिए ही काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आने वाला है। और भाई कहता है कि हम सातों कल यहाँ से जाएंगे और नाना को मिला के हम 8 हो जाएंगे और ब्रदर जी, ब्रदर मो और सिस्टर जियान यहीं पे रुक के सेक्ट को संभालेंगे जब हम वहाँ पे होंगे। और तभी जियान अपने हाथ को ऊपर खड़ा कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे शिकायत है। तो भाई इससे पूछता है कि सिस्टर जियान आखिर क्या हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद जी कहता है कि ये तो टूर्नामेंट है तो हम भी चलेंगे। तो भाई कहता है कि जो रूल्स में बताया गया है उससे ज्यादा आप लोगों की उम्र है क्योंकि आप सभी ही 20 से बड़े हैं। तो जियान कहती है कि क्या होगा अगर अपोजिंग टीम ज्यादा लोगों को ले आई तो, और वैसे भी हम उस जगह को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं इसलिए हम लोग वहाँ पे रह के तुम लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई इस चीज को मुस्कुराते हुए कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करोगे, जो कि और कोई नहीं हमारा प्यारा युवा होता है। और ये कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग हमारे साथ आते हैं तो आप लोग वहाँ पे सिर्फ मुसीबत ही खड़ी करेंगे। तो जियान कहती है कि आखिर तुम भी इतने अच्छे मौके को कैसे इग्नोर कर सकते हो, और निश्चित रूप से तुम्हें किसी की जरूरत होगी जो कि तुम्हारी व्हील चेयर को वहाँ पे ढकेल सके। तो ये स्वॉर्डमैन कहता है कि हाँ मैं मदद कर सकता हूँ। तो यह कहता है कि मैंने इसके लिए ब्रदर भाई से कह दिया है इसलिए मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों के जोर देने पे भाई मान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम दोनों आ सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम लोग वादा करो कि तुम यह का अच्छे से ख्याल रखोगे। और फिर हमें शेरक एकेडमी के इनर कोर्ट प्रैक्टिस एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग की और दाई हुआबिन को काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है और ये कहती है कि वर्तमान में जो तुम्हारी अभी स्ट्रेंथ है उसके दम पे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यह को हरा सकते हो, और क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा सकता है, यहाँ तक कि अपने सिर्फ एक ही हाथ से। और इस चीज को सुन के दाई हुआबिन को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि अब मैं दोबारा आता हूँ। और इतना कि ये वापिस से वांग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन वांग वापिस से बड़ी ही आसानी से इसे दूर फेंक देती है और कहती है कि चलो आज के लिए बहुत हुआ, अब यहीं पे इसे रोकते हैं और जाके अब थोड़ा आराम कर लो क्योंकि अब हमें कल यहाँ से निकलना है। और फिर हम टांग सेक्ट के मेंबर्स को देखते हैं जहाँ पे स्वॉर्डमैन यह की व्हील चेयर को धक्का लगा रहा होता है और जियान कहती है कि यह यहाँ तक कि तुम्हारी ऐसी हालत है लेकिन तब भी क्यों तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने पे जोर दे रहे हो। तो यह कहता है कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए थोड़ी एनर्जी है इसलिए ही मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो जियान कहती है कि मैं सच में उन पुराने अच्छे दिनों को याद करती हूँ जब हम एक दूसरे से लड़ा करा करते थे। और इस चीज को सुन के यह मन में कहता है कि क्या सच में इन लोगों को मेरे साथ लड़ना अच्छा लगता था। और फिर यह टोंट मारते हुए कहता है कि सिस्टर जियान क्या आपको सच में मुझसे इतना पिटना अच्छा लगता है। और इस चीज को सुन के जियान को गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि बेकार गंदे लड़के, असल में तुम मेरा मजाक बना रहे हो जबकि मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। डोंगर आखिर तुम कैसे इस बेकार से लड़के को संभालती हो। तो डोंगर कहती है कि ये हमेशा से ही ऐसा है और मुझे इस चीज की आदत पड़ गई है। और फिर जियान शांत होते हुए कहती है कि मैं असल में सोच रही थी कि जब तुम उस व्हील चेयर से उतर सकोगे और खड़े हो पाओगे तब हम दोबारा से लड़ सकते हैं। और फाइट का सुन के यह कहता है कि फाइट ही करनी है तो क्यों ना हम अभी कर
लें, और यहाँ तक कि अगर मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ को इस्तेमाल कर सकता हूँ तब भी मैं आपको हार का स्वाद चखा सकता हूँ। और इस चीज को सुन के जियान को गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी युहा को इग्नोर मारते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर तुम ऐसे भी कहते हो तब भी मैं ऐसे किसी से फाइट नहीं करूंगी जो कि लंगड़ा लूंगा हो। तो यह कहता है कि सिस्टर जियान, यहाँ तक कि वैसे मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मुझ में इतना तो जोर है कि मैं आपको तो हरा सकता हूँ। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो क्यों ना हम इसे आजमा के देखें। और यह की इन बातों को सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और भाई कहता है कि यह जो तुम कह रहे हो क्या तुम उसे लेके सच में सीरियस हो। जिस पे यह कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सीरियस हूँ। सिस्टर जियान, कहीं आप डर तो नहीं गई है ना। तो जियान हंसते हुए कहती है कि मैं और तुमसे डरूं, मैं बस वैसे यही सोच रही थी कि मैं तुम जैसे किसी अपाहिज को बुली ना करूं, लेकिन अगर तुम्हें खुद को ही अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से यह किसी तरीके की अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है जिस वजह से जियान किसी अलग ही डायमेंशन में आ जाती है। और जब यह आसपास के एरिया को देखती है तो ये काफी ज्यादा हैरान दंग रह जाती है और ये तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे चली जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे अचानक से ये क्या हुआ। भाई ज़ुई-चेन, आखिर ये सभी ही अचानक से कहाँ चले गए। और तभी यहाँ पे कोई आता है और कहता है कि जियान क्या हुआ। और ये यहाँ पे जियान को देखते चौंकते हुए कहती है कि ज़ुई-चेन, आखिर मैं क्यों बाकियों को नहीं देख पा रही हूँ। तो ज़ुई-चेन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता और तुम्हारी आवाज को सुनने के बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर जियान चारों तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर सभी लोग ही कहाँ चले गए हैं। और तभी ज़ुई-चेन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसे जियान के गर्दन पे रख देता है। और ज़ुई-चेन को ऐसा करता देख जियान काफी डर सी जाती है और घबराते हुए कहती है कि ज़ुई-चेन, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी ये पूरा डायमेंशन गायब होने लगता है और जहाँ पे ज़ुई-चेन का ब्लेड था वहाँ पे याओ का क्लो होता है। और यह कहता है कि ये तो काफी आसान था और अब कोई हैरानी नहीं है कि आप मुझसे पहले क्यों नहीं लड़ना चाहती थी। सिस्टर जियान, आपको तो काफी लंबे समय पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि आप मुझे हरा नहीं सकती हैं। और जियान काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। और इस चीज को देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और मन में कहते हैं कि मुझे इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता अगर मैं इसे अपनी खुद की आंखों से नहीं देखता। यह जो कि अपने सिर्फ एक ही हाथ को इस्तेमाल कर सकता है, उसने असल में बड़ी ही आसानी से सिस्टर जियान को अपने ही दम पे हरा दिया है। जबकि इस तरफ ज़ुई-चेन दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो गई होती है और ये कहती है कि आखिर तुम तब मुझसे कैसे लड़ सकते हो जबकि मैं तैयार भी नहीं थी और मैं अपनी इस हार को नहीं मानती हूँ। युहा, चलो दोबारा से फाइट करते हैं। और इतना कह के जियान एक ब्लैक मिस्ट को रिलीज करने लगती है और ये ब्लैक स्मोक युहा को चारों तरफ से घेरने लगता है। और फिर युहा डोंगर की तरफ काफी प्यार भरी नजरों से देखता है, जबकि डोंगर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यह इसकी तरफ क्यों देख रहा है। जबकि भाई हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये दोनों वापस से लड़ने वाले हैं, लेकिन ये युहा डोंगर की तरफ देख के क्या कर रहा है। और जब डोंगर युहा को इस तरीके से देखते हुए देखती है तो ये मन में कहती है कि मैंने अभी नोटिस किया कि युहा की आंखें बदल गई हैं और इसकी आंखें अब एंडलेस सॉफ्टनेस से भर गई है। और यहाँ तक कि मैं इसकी आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन को भी देख सकती हूँ और मैं सिर्फ इसकी एक नजर से ही इसे फील कर सकती हूँ। और वैसे भी हमारे दिल भी कनेक्ट हो चुके हैं और ये जो नया रास्ता है इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और इस तरफ युहा ने आंखें बंद कर ली होती है और जियान कहती है कि युहा, अब क्या तुम हार मानोगे? अगर तुम नहीं लड़ सकते हो तो तुम्हें अपने आप के ऊपर जोर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे युहा अपनी आंखों को खोलता है तो ये काफी जोर से ग्लो करने लगता है और इसके चारों तरफ फॉर्मेशन सी बन जाती हैं और यह इतना ज्यादा ग्लो कर रहा होता है कि बाकी के लोग देख भी नहीं पाते हैं। और तभी इस लाइट में से डोंगर अपीयर होती है और एक और डोंगर को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। और जैसे यह अपने हाथ को मूव करता है तो ये दूसरी डोंगर भी अपने हाथ को वैसे ही मूव कराती है और ये वाली डोंगर बस अपना एक ही अटैक करती है इस मिस्ट के अंदर और ये मिस्ट यहाँ से गायब हो जाता है। जबकि जियान खांस रही होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और मुझ पे अटैक तब कैसे हो सकता है जबकि मिस्ट मुझे कवर कर रखा था। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे मुंह को जबरदस्ती पकड़ रखा है। और यह इधर कहता है कि सिस्टर, क्या तुम अब भी लड़ना जारी रखना चाहोगी? जबकि इस तरफ जियान की हालत काफी खराब होती है और ये मन में कहती है कि मैं अपनी मार्शल सोल को अब और समन नहीं कर सकती हूँ और तो और मेरी बॉडी लगातार कांपे
जा रही है और मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं और भी पहले महसूस किया है, इस स्पिरिट सेपरेशन को। और तभी ज़ुई चेन युहा के ऊपर टूट पड़ता है और इसे काफी जोरों से हिलाते हुए कहता है कि युहा, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? ये सच में काफी औसम था, जल्दी से बताओ मुझे। रुको, मुझे बताओ मत, मुझे जल्दी से सिखाओ इसे कि कैसे करते हैं। तो युहा कहता है कि ब्रदर जी, आप ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप किसी के साथ काफी गहरे प्यार में हो, और मेरे मन में सिर्फ डोंगर ही है। यहाँ तक कि जब मैं लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में था तब भी। और ये दुनिया की बाकी की स्पिरिचुअल एबिलिटीज की जैसी नहीं है, बल्कि ये मेरी खुद की एक स्पेशल एबिलिटी है और मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था डोंगर के क्लोन के अपीयर हो जाने के बाद। जबकि ज़ुई चेन काफी एक्साइट होते हुए कहता है कि मैं जानता था कि तुम हमेशा ही मुझसे एक कदम आगे रहोगे, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन अब जब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ही गए हो तो मैं भी काफी ट्रेनिंग करके तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। और भाई भाई कहता है कि युहा, तुम इस बारी हमारे सीक्रेट वेपन भी होने वाले हो, और ऐसा दिखता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच गई है, क्योंकि पहले जो तुमने अभी एबिलिटी दिखाई थी वो वास्तव में इनविंसिबल थी और वाकई में तुम्हारी सेकंड सोल स्किल तो कमाल की थी। वैसे तुम अभी किस रियलम में हो? और फिर थोड़ी देर से वापस से भाई भाई कहता है कि हमने नो फ्लाई जोन को भी पार कर लिया है, तो अब हम अपने सोल गाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उड़ने के लिए। और फिर हमें मिंगदू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्राउन प्रिंस जूजी से पूछते हैं कि फादर कैसे हैं, तो जूजी कहती है कि इंपीरियल डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हैं, लेकिन मुझे डर है कि एम्परर की बॉडी अब और ज्यादा नहीं टिक सकती है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि ये सच में बदकिस्मती है जो फादर की जिंदगी अब और ज्यादा नहीं बची है और ना जाने इस पे मिलिट्री कैसे एक्ट करेगी। तो जूजी कहती है कि वो शांत थे, जब से हमने वाइशेन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंट्रोल किया है तब से मिलिट्री से जो अपोजिशन था वो डिसअपियर हो चुका है, और एक बारी जो आप सिंहासन पे बैठ गए तो निश्चित रूप से उन्हें आना पड़ेगा। और 5 जनरल्स काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो कि हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं, और माना जाता है कि उनमें से कुछ बागी के प्रिंसों के हैं जबकि कुछ दुश्मन हैं। और जूजी आगे कुछ कहती उससे पहले ही प्रिंस कहता है कि जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर वो मर जाते हैं तो फिर तुम उन्हें रिप्लेस कर सकती हो, जिसके लिए जूजी भी मान जाती है। और प्रिंस कहता है कि जूजी, तुम्हें मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और बाद में जब मैं सिंहासन पे बैठ जाऊंगा तब मैं तुम्हें रानी बना दूंगा और तब तुम इस पूरी दुनिया की मदर होगी। तो जूजी प्रिंस के आगे झुकते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, आप जानते हैं ना कि मेरी सिर्फ 2 ही इच्छाएं हैं। पहली ये कि मैं हरदम आपके साथ रहूं, जबकि दूसरी ये है कि मैं स्टार लो एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। जिसपे प्रिंस कहता है कि तुम्हारी ये दोनों ही इच्छाएं पूरी होंगी, और मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और सिर्फ तुम एक लौती हो जिसने मेरी जान बचाई थी, और अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का ही मर चुका होता। और जितने भी सबऑर्डिनेट्स मेरे आसपास रहते हैं उन सभी में तुम सिर्फ एक लौती हो जिसकी वजह से मुझे सेफ महसूस होता है। और टूर्नामेंट के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो जूजी बताती है कि सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही चल रहा है। और प्रिंस कहता है कि क्या शेरेक कॉलेज से कोई आया है क्या, क्योंकि वो लास्ट ईयर के चैंपियन थे। वैसे तो वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हम उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। और इस बात को सुन के जूजी चौंक जाती है, और प्रिंस कहता है कि मैं दोबारा से बता देता हूँ कि शेरेक कॉलेज से जो लोग हैं हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं तो बस ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि शेरेक कॉलेज और हमारे सन मून इंपीरियल रॉयल कॉलेज के बीच में कैसी फाइट होगी, और ना जाने वो फाइट कितनी ज्यादा हैरत अंगेज होगी। जबकि इस तरह बाई बाई कहता है कि चलो सभी लोग थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि मिंगदू पहुंचने के लिए अब भी हमें 100 किलोमीटर जाना है। और फिर ये सभी लोग एक जगह बैठ के आराम करने लगते हैं, और तभी डोंगर युहा के पास आके कहती है कि युहा चलो कुछ खाते हैं। और फिर ये किसी चीज को युहा को अपने हाथों से खिलाने लगती है किसी बच्चे की तरह। और जब डोंगर इतने प्यार से युहा को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है तो इस चीज को देख के जू सान से जियांगनान से कहती है कि हनी मेरे लिए कुछ खाना बना दो। तो जियांगनान हंसते हुए खाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी अभी उम्र क्या है? तो जू सान सी बच्चों की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि मैं
अभी सिर्फ 3 साल का ही हूँ और मुझे अब भी खाना खाना नहीं आता है। तो जियानान इसके धरते हुए कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि इस तरफ सही तो जियाओ जियाओ के हाथ को पकड़ के कहता है कि जियाओ जियाओ चलो मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो, हाल ही में तुमने खाना खाना कम कर दिया है और देखो तो कि तुम कितनी पतली और कमजोर दिख रही हो। तो जियाओ जियाओ कहती है कि मैं यहाँ की तरह बीमार नहीं हूँ, मैं ये अपने आप कर सकती हूँ और तुम भी तो कितने पतले दिख रहे हो, इसलिए तुम्हें खुद जाके खाना खाना चाहिए। और इन रोमांटिक सीन्स को देख के जियान का माथा खराब होने लगता है और ये कहती है कि मैं ही इडियट हूँ जो मैं यहाँ पे आई, और जो कोई भी प्यार में पड़ता है उन सभी की ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही जने होते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, जो कि जियान और जुईचेन होते हैं। और ये दोनों ही उदास होते हुए कहते हैं कि हालांकि ये सभी बच्चे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और तभी यह सभी को अलर्ट करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है और इस चीज को सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। और यह बताता है कि वो एक टीम है जिसके अंदर पूरे 14 लोग हैं और उन सभी ने ही ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं और उन सभी के पास ही हॉर्न स्केल हॉर्स हैं और लगता है कि ये लोग अमीर हैं। और ये जो हॉर्न स्केल हॉर्सेस होते हैं ये ऑर्डिनरी हॉर्सेस से अलग होते हैं क्योंकि ये सोल बीस्ट हैं और वैसे तो ये अटैक करने में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इनका डिफेंस और स्टेमिना काफी बेहतर और अच्छा होता है और तो और इनकी स्पीड भी काफी फास्ट होती है। और एक हॉर्न स्केल हॉर्स की कीमत कम से कम 5000 से 10,000 गोल्ड सोल कॉइंस होती है। और ये जो सभी लोग इन पे सवारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सभी ही अमीर हैं। और तभी ये लोग भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप लोग भी मिंगदू जा रहे हैं सोल मास्टर एलाइट टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए, जिसपे बेबे कहता है कि हाँ बिल्कुल हम टांग सेट से हैं और हम मिंगदू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए ही जा रहे हैं। और टांग सेट का सुन के ये बंदा चौंकते हुए कहता है कि मैंने इस नाम को पहले भी सुन रखा है, ये तो काफी पुराना सेक्ट है ना, हम लोग हेवनली आर्मर सेक्ट से हैं और हम भी यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए ही आए हैं और हम सभी ही काफी दूर से आए हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। जिसपे बेबे कहता है कि हाँ बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं और हमने काफी सारा मीट सूप को बनाया है और अगर आप लोग चाहें तो हम उसे आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जिसपे ये बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था कि हम आपसे यहाँ पे मिलें। जबकि इस तरफ यह डोंगर की गोद में सो रहा होता है और तभी यहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिनका लीडर एक मोटा सा लाल लड़का होता है किसी टमाटर की तरह और ये कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, तो चलो चल के वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। अरे वहाँ पे तो कुछ लोग पहले से ही हैं और क्या वो हॉर्न स्केल हॉर्सेस हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये फ्लाइंग सोल गाइड डिवाइस से काफी स्लो होते हैं और देख के ऐसा लगता है कि शायद ये पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये यहाँ पे आते हुए कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है, तो तुम में से किसके पास खाना है। और मेरा खाना खत्म हो चुका है क्योंकि रेडिएंट सिटी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और अगर हम लोग वहाँ पे मिलते हैं तो मैं तुम लोगों को वहाँ पे एक खाने की ट्रीट दूंगा, इसलिए जल्दी से भाई लोग बताओ कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए है क्या, है तो कुछ मुझे जल्दी से दे दो। लेकिन तभी इसकी नजर डोंगर के ऊपर पड़ जाती है जो कि यह को सुला रखी थी और ये इस पे लट्टू होते हुए कहता है कि ये लेडी तो कितनी ब्यूटीफुल है। और ये डोंगर के पास जाते हुए कहता है कि हे ब्यूटी, मेरा नाम फेंग लिंग है और मैं काफी महान व्यक्ति हूँ और तो और मैं हेवन गेट सेक्ट का एक जीनियस भी हूँ और तुम जो इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। तो डोंगर इससे कहती है कि मोटे से से दफा हो जा। और इस चीज को सुन के फेंगलिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी ये क्या कहा और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे कहने की, और क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं हेवन गेट सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और मेरा भाई हेवन गेट सेक्ट का मास्टर है। और तभी जुईचेन काफी तेजी से इसके पीछे आ जाता है और काफी डरावनी तरीके से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तो फेंगलिंग कहता है कि क्या तुम कोई पागल हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो जुईचेन वापिस से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तो ये बंदा अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा महान हूँ और यहाँ से बच के भागने के बारे में तो सोचना भी मत। और भाई जुईचेन की मदद करने के लिए आगे आने लगता है तो जियान इसे रोकते हुए कहती है कि भाई चिंता मत करो, वो ठीक रहेगा और चलो अभी उसे थोड़ा सा खेलने दो। और इस तरफ लिंग फेंग ने कैनन से अटैक कर दिया होता है और कहता है कि भाड़ में जाओ। और इसे ऐसे कैनन से अटैक करते
देख बाई काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये कमीना तो चीटिंग कर रहा है, जबकि जियान को भी काफी चिंता होने लगती है और ये कहती है कि आखिर ये इस रेंज में कैसे कैनन को इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इस तरफ ज़ुई-चेन भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और ये तुरंत ही अपने सॉलिटरी स्वॉर्ड डोमेन को इस्तेमाल करता है और ये अपनी स्वॉर्ड से फेंगलिंग के कपड़ों के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है और इस वजह से फेंगलिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये वाकई में देखने में काफी ज्यादा भद्दा दिख रहा होता है और इसे देख के तो ज़ुई-चेन का मूड भी खराब हो जाता है, जबकि इस तरफ याओ ज़ुई-चेन को देखते हुए कहता है कि इसकी स्वॉर्ड डोमेन तो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और आखिर ये कब से इतना शांत और जेंटल हो गया है अपने अपोनेंट के साथ। और डोंगर चौंकते हुए कहती कि ओह याओ तुम उठ गए, जबकि इस तरफ फेंगलिंग अपने लोगों के साथ यहाँ से दुम दबा के भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है कि यहाँ से जल्द बाहर निकलो, जबकि इस तरफ ज़ुई-चेन का मुंह पूरी तरीके से उतरा हुआ होता है और ये कहता है कि ये तो कितना बोरिंग था और इससे लड़ने में तो मुझे जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। और शाम तक ये सभी ही मिंगदू पहुंच गए होते हैं और यहाँ के मिंगवेई होटल के अंदर एक लेडी इनका स्वागत करते हुए कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी ही यहाँ पे सोल मास्टर एलाइड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं? अगर आए हैं तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। और भाई लोग, क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि डोंगर ने वापिस से भेस बदल लिया है, मतलब कि वापिस से लड़का बन गई है और यह अपनी स्पिरिचुअल आइज से इस पूरे होटल को देखता है और इसे अच्छे से चेक करता है और जिनके भी अंदर सोल पावर फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है उन्हें ये इग्नोर कर देता है। और यहाँ पे टोटल 34 सोल मास्टर्स हैं 7 रिंग्स वाले, जबकि 4 रिंग्स वाले 216 लोग हैं, जबकि 178 लोगों के पास सिर्फ 3 ही सोल रिंग्स हैं और बाकी के 50 के पास तो सिर्फ 3 रिंग्स भी नहीं हैं। और यह मन में कहता है कि लेकिन इस बार यहाँ पे काफी सारे सोल सेंट्स हैं, तो शायद इस टूर्नामेंट के अंदर के हिडन ड्रैगन्स और टाइगर्स छिपे हुए देखने को मिले। और तभी कोई यह को काफी प्यार से पुकारता है तो यह भी पहचान जाता है कि ये प्रिंसेस जियो जियो है, मतलब कि ये जो लड़की है ये स्टारलो एम्पायर की जियो जियो प्रिंसेस है। और ये कहती है कि तुम लोगों को मैंने पहले भी देखा था और मैं पहले तो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन अब पता चला है कि तुम लोग सच में यहाँ पे आए हो और यह आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो यह कहता है कि चिंता करने के लिए थैंक यू और ये तो बस छोटी सी प्रॉब्लम है। और इस चीज को सुन के जियो जियो चौंक जाती है और मन में कहती है कि क्या ये सच में छोटी सी प्रॉब्लम है। और फिर ये यह से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया, लेकिन क्या तुम अब भी शेरेक कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? जिस पे यह मना करते हुए कहता है कि नहीं, इस बार ही हम शेरेक कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं। और इस चीज को सुन के जियो जियो चौंक जाती है और ये कहती है कि अगर इस बार ही तुम लोग शेरेक कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो फिर तुम लोग यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो? तो बाई कहता है कि इस बार ही हम टांग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और इस बार ही हमारा गोल टांग सेट की रेपुटेशन को रिवाइव करने का है। और इस चीज को सुन के जियो जियो कहती है कि अगर ये चीज कोई और कहता तो मुझे इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन अब जब तुम लोग ये कह रहे हो तो ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा। और फिर ये एक गोल्डन कॉइन को देते हुए कहती है कि ये हमारे स्टार लुओ का एक टोकन है और अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम लोग बस इसे इस्तेमाल करना मुझसे मिलने के लिए, और अगर वो चीज मेरी पावर के अंदर हुई तो मैं जरूर तुम लोगों की मदद करूंगी। और फिर ये लोग प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हमारे पास फ्यूचर में मौके होंगे एक साथ कोऑपरेट करने के। जिसके बाद प्रिंसेस यहाँ से चली जाती है तो भाई यहाँ से पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो यह कहता है कि मैं तो बस यही सोच रहा था कि ये तो बस एक टूर्नामेंट ही है, तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत होगी हमें जिससे प्रिंसेस से हमें मिलना पड़े। लेकिन क्या आपको लास्ट टाइम वाला मिंगदू इंसिडेंट याद है? तो भाई कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब बॉडी सेक्ट के अटैक से है? और क्या तुम्हें ये लगता है कि ये आपस में रिलेटेड हैं? जिस पे यह कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ। हालांकि स्टार लुओ एम्पायर के खिलाफ एक और स्नेक अटैक का होना पॉसिबल है। और इस बात को सोच के बाई और यह उदास होने लगते हैं तो जूसांसी कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बॉडी सेक्ट के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस टूर्नामेंट को अटेंड करें, लेकिन हमें उन्हें भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो जियाओ सियाओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या वो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे? तो जियांगनान कहती है कि अगर वो आते भी हैं
तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई भाई कहता है कि हाँ मैं भी युहा की बात से सहमत हूँ, लेकिन युहा तब तक तुम्हें मैच के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक की जरूरत ना पड़े। और भाई भाई की इस बात से युहा इनकार करते हुए कहता है कि ब्रदर भाई भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो पहले ही मैच से कम्पीट करना चाहता हूँ। तो सभी लोग युहा के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ और तो तुम हमारे एक सीक्रेट वेपन हो और एक सीक्रेट वेपन को छिपा के रखा जाता है। तो यह कहता है कि प्लीज तुम लोग पहले वो तो सुन लो जो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। बैटल से जो मुझ पे प्रेशर पड़ेगा वो एक्सेस सोल एनर्जी को मेरी बॉडी के साथ तेजी से इंटीग्रेट करने में मदद कर सकता है और मेरे लिए तो ये लक की बात है कि हम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मौका है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अपोनेंट को नहीं हरा सकता हूँ तो मैं तुरंत ही अपनी हार मान लूंगा और लौट आऊंगा। तो वांग डोंग कहता है कि मैं इस चीज के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास बाकियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन अपोनेंट्स भी तो लॉन्ग रेंज अटैक को इस्तेमाल कर सकते हैं और तब तुम क्या करोगे? और तुम बिना सोल गाइड्स के फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते हो। तो यह मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहता है कि ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और क्यों ना तुम लोग मुझे फर्स्ट नॉकआउट राउंड के अंदर जाने दो और तुम लोग अपनी आंखों से देख ही लेना कि क्या होता है। और अगर मैं सच में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो मैं अगले मैच में पार्टिसिपेट भी नहीं करूंगा और अगर मैं टिक भी जाता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं 3 राउंड से ज्यादा नहीं लड़ूंगा। और अब तुम लोगों को इस पे क्या लगता है? तो डोंगर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम्हें हरदम अपनी सेफ्टी को आगे रखना होगा और ये सभी के लिए ही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा है। जिसपे यह कहता है कि चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। तो जू सांसिक हंसते हुए इन्हें रोकते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों को डर नहीं है कि अगर बाकी के लोग इस सिचुएशन को देखते हैं तो वो लोग कहीं कोई गलतफहमी ना पाल लें? और जू सांसी की इस बात को सुन के ये दोनों ही चौंकते हुए एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और फिर जू सांसी इन दोनों के बीच में आते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों चाहते हो कि बाकी के लोग तुम दोनों को गलत ना समझें तो तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम सबके सामने ऐसे एक दूसरे के करीब ना आओ। और तभी यहाँ पे एक लड़की आके इन सभी से ही रजिस्ट्रेशन रूम में चलने के लिए कहती है, जहाँ पे शैडो सोल गाइड का इस्तेमाल करके पार्टिसिपेंट्स की फोटो ली जाएगी। और तभी ये कुछ लोगों के रोप्स को उतरवा देती है, जबकि इस तरफ यह मन में कहता है कि सन मून की जो फोटो टेक्नोलॉजी है उसे मैं बाद में जरूर देखूंगा कि वो कैसे काम करती है। और अचानक से मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे कि मेरा दिल काफी जोरों से धड़कने लगा है और जो लोग हमारे आगे हैं। और तभी युवा वहाँ पे जियाओ जियाओ को पहचान लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो तो सिस्टर जियाओ जियाओ है। और इस चीज को सुन के भाई भी चौंक जाता है और जैसे ही ये जियाओ जियाओ की तरफ देखता है तो ये पूरी तरीके से कांपने लगता है। और भाई काफी हैरान होते हुए कहता है कि जियाओ जियाओ क्या ये सच में तुम ही हो? और जियाओ जियाओ भाई को ऐसे देखती है जैसे कि ये इसे जानती ही नहीं है, जबकि भाई उसके पास जाके उसे पकड़ के कहता है कि आखिर तुम इतने समय से कहाँ थी और क्या तुम जानती हो कि हमने तुम्हें ढूंढने की कितनी ज्यादा कोशिश की? जबकि टांगिया कुछ भी नहीं बोल रही होती है और टांगिया को देख के युवा को कुछ बैड फीलिंग आती है तो ये कहता है कि बिग ब्रदर भाई प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। और तभी हम टांगिया की आंखों के अंदर किलिंग इंटेंट को देखते हैं और इसने पलक झपकते ही भाई के ऊपर काफी आत्मघाती अटैक कर दिया होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही दंग रह जाते हैं और टांगिया का ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस होता है, जिसकी वजह से भाई काफी इंजर्ड हो जाता है और ये काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है। और भाई नीचे गिरता उससे पहले ही जू सांसी यहाँ पे आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। और जू सांसी भी काफी हैरान होता है जब ये टांगिया के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल सोल एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखता है। लेकिन भाई की इतनी बुरी हालत को देख के जू सांसी को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि जियोया क्या तुम पागल हो गई हो? जबकि जियोया बिना कुछ कहे अपने बाकी के साथियों के साथ यहाँ से जाने लगती है, जबकि इनमें से एक बंदा इन लोगों की तरफ देख के इविल तरीके से हंसते हुए जा रहा होता है। और इस बंदे को देख के युहा मन में कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ और ऐसा देखता है कि ये सब कुछ करा धरा इसी बंदे का है। और ये जांग पेंग स्कॉर्पियन टाइगर डुओलो जो कि एक इविल सोल मास्टर भी है। और जब ये तीनों चारों यहाँ से जा रहे होते हैं तब नाना इन्हें देख के दंग रह जाती है और कहती है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि होली स्पिरिट कल्ट यहाँ पे आए? और जियोया को यहाँ से जाते देख भाई चिल्लाते हुए कहता है कि जियोया कहाँ जा रही हो, यहाँ पे वापस से लौट आओ। और फिर
फिर ये गुस्से से आगे बढ़ने लगता है और ये पास्ट वाली ज़ियोया के बारे में सोचते हुए मन में कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसी भी किस चीज से होके गुजरना पड़ा और क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो। और इतना सोचते हुए बैबई बेहोश होने लगता है तो जू सांसी वापस से संभाल लेता है और वांग डोंग परेशान होते हुए कहता है कि ये सोल पावर काफी खतरनाक है और बिग ब्रदर बैबई का कोई भी इरादा नहीं था बिग सिस्टर ज़ियोया के अटैक को रोकने का और इन्होंने बिल्कुल भी उनके अटैक को रेजिस्ट नहीं किया और तो और अब मेरी सोल पावर का भी इनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो यह कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज शांत हो जाओ, अभी वो इविल सोल मास्टर्स के साथ है और पक्का उन्होंने ही उनके मन के ऊपर कंट्रोल कर रखा होगा और आप ही हमारे लीडर हैं तो आपको तो स्ट्रॉन्ग रहना ही होगा। और आखिरकार अब हमें ये तो पता चला कि वो आखिर किसके साथ और कहाँ है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे टीचर ज़ियोया को बचाने की। और ऐसा कहते हुए यह अपनी पावर से बैबई के अंदर जो इविल सोल पावर थी उसे बाहर निकालता है और बैबई भी अपनी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन मार्शल सोल को एक्टिव करते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे बचाना ही होगा और मैं उसे पक्का बचा के रहूंगा। और यहाँ तक कि वैसे बैबई पूरी तरीके से ठीक हो गया था लेकिन अब भी इसकी इंजरी से सीरियस होती हैं और पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद सांसी बैबई को रूम के अंदर ले जाता है रेस्ट करने के लिए और फिर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा यह के ऊपर हंसते हुए कहता है कि अरे यहाँ पे आके तो देखो, इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक डिसेबल्ड आया है और क्या इसका दिमाग भी घास चढ़ने गया है जो ये यहाँ पे आया है और इसने तो सच में रजिस्टर भी कर दिया है, लेकिन आखिर ये किस सेक्ट से है और ना जाने इस जैसे डिसेबल्ड पर्सन को इस टूर्नामेंट के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। और ये लोग ऐसे ही बात करते हुए यह के ऊपर हंस रहे होते हैं जबकि वांग डोंग इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पे कहीं गलती से तो नहीं आ गए हो ना। तो वांग डोंग भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो हमें अंडरएस्टिमेट करने वाले। तो यह कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई सा भी रूल नहीं है जो ये कहता हो कि यहाँ पे डिसेबल पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और मेरे सेक्ट से और भी बाकी के लोग आए हैं तो आप मुझे उनका बैकअप मान सकते हैं। तो ये बंदा यह की बातों में आ जाता है और ये भी मान जाता है जबकि इस तरफ वांग डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जब इन दोनों का फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है और जब ये दोनों लौट के आ रहे होते हैं तब वांग डोंग यह की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि वैसे तो यह अभी काफी सीरियस इंजरीज से सफर कर रहा है लेकिन तब भी ये हमारी टीम का एक काफी इम्पोर्टेंट मेंबर है। तो यह कहता है कि डोंगर इतना भी उदास मत हो और याद रखो कि जब तुम खुश होती हो तभी मैं खुश होता हूँ और अगर तुम उदास होगी तो मैं भी उदास हो जाऊंगा, इसलिए एक स्माइल के साथ सभी चीजों का सामना करना सीखो। और तो और अगर मैं इस टूर्नामेंट के अंदर चैंपियन बनता हूँ तो ये चीज इन सभी के गालों पे एक करारा चांटा होगा जो भी हमें नीचे दिखाएंगे या फिर हल्के में लेंगे उन सभी के लिए। तो डोंगर भी यह की बातों में आ जाती है और ये भी कहती है कि हाँ बिल्कुल। और ये जो मिंगुई होटल है इसमें जो हायर फ्लोर्स हैं वो उन इम्पोर्टेंट लोगों के लिए हैं जिनका स्टेटस काफी हाई है, जबकि जो नीचे के फ्लोर्स हैं वो उन लोगों के लिए है जिनका स्टेटस सन मून एम्पायर के अंदर कुछ भी नहीं है। और तो जो फर्स्ट फ्लोर है वो रेस्टोरेंट भी है, इसलिए इन लोगों को सेकंड फ्लोर पे ही रूम मिला है। और यह इस रूम के अंदर आते हुए कहता है कि बिग ब्रदर अब आप कैसे हैं। और हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पे अंधेरे में चुपचाप बैठे होते हैं और इस तरह बैबई सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सच में सभी से माफी मांगता हूँ क्योंकि ये मेरी ही गलती थी जो मैं केयरलेस हो गया था और मैं कुछ समय के लिए कमांड युहा को देता हूँ और आने वाले मैचों की सभी टैक्टिक्स को मैं युहा के ऊपर छोड़ता हूँ। जिसपे यह कहता है कि ठीक है बिग ब्रदर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और सच में होली स्पिरिट कल्ट तो काफी बड़ी मुसीबत होने वाला है क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि इविल सोल मास्टर से भर रखा है और लगता है कि वो सोल मास्टर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए ही आए हैं। तो बैबई कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो यह बताता है कि ये एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सेक्ट है जो कि यहाँ तक कि कॉप्स सेक्ट से भी कहीं ज्यादा डरावना है और शेरक एकेडमी के इंटेलिजेंस के हिसाब से इन्हें वर्तमान में होली ड्रैगन ऑफ डार्कनेस के द्वारा लीड किया जा रहा है जो कि एक अल्टीमेट डुओलो और ड्रैगन एम्परर डुओलो लोंग जियाओ है जिसकी पावर एल्डर मुंह के टक्कर की है। और ऐसे लोग जो इस कल्ट के टॉप पे खड़े हैं तो हम देख ही सकते हैं कि उनकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। और तो और उनमें से एक इविल सोल मास्टर भी है जो कि स्कॉर्पियन टाइगर डुओलो झांग पेंग है जिसकी स्ट्रेंथ हेडमास्टर यान साओजी के बराबर
पावर की है और ये तो बस इतना ही है जो बाकी के लोगों को पता है। और अफवाहें तो ऐसी भी हैं कि और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं जो लोगों से छिप रखे हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो भाई कहता है कि यह तुम जाके प्रिंसेस जियो से मिलो और उन्हें इस बारे में बताओ, और अगर वो इस चीज को सुनती है तो वो डेफिनेटली इस सिचुएशन की सीरियसनेस को जरूर समझेगी और उसके बाद ही हम अपने प्लान के अनुसार चलेंगे। तो यह कहता है कि ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, प्लीज आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। जिसपे जूसांसी कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो भाई जूसांसी से परेशान होते हुए कहता है कि ठीक है, तुम बस इतनी कोशिश करना कि तुम कहीं मुझे परेशान ना करो। और फिर भाई जियोया के बारे में सोचने लगता है और मन में कहता है कि आखिर तुम इतना कैसे बदल गई और तुम्हारे ऐसे होने के पीछे क्या वजह है, और क्या ये सच में तुम्हारी खुद की चॉइस थी। जबकि इस तरफ प्रिंसेस जियो थोड़ी सी गुस्से में होती है और ये कहती है कि मैं स्टारलो एम्पायर की प्रिंसेस हूँ, तो फिर वो लोग कैसे मुझे सेकंड क्लास रूम दे सकते हैं, और मैं सच में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि वो पर्सन कौन है जो कि मुझसे भी बड़ा है, जो कि फर्स्ट क्लास के अंदर रुका है। यह क्या तुम भी यहाँ पे मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही आए हो। तो यह कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये अच्छा नहीं है, बल्कि हम तो इससे भी कहीं ज्यादा बुरे रूम के अंदर रुके हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ। तो प्रिंसेस जियो पूछती है कि आखिर कैसी जानकारी। तो यह कहता है कि क्या आपने कभी ऐसे किसी कल्ट का नाम सुना है जिसे होली स्पिरिट कल्ट के नाम से जाना जाता हो। और होली स्पिरिट कल्ट का सुन के प्रिंसेस जियो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यह कहता है कि तो ऐसा दिखता है कि ज्यादा लोगों को उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, यहाँ तक कि आप जैसी प्रिंसेस ने भी उनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि होली स्पिरिट कल्ट एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्ट है जो कि पूरी तरीके से इविल सोल मास्टर से भर रखा है। और ये कल्ट सन मून एम्पायर से है और इसके पीछे जो मेन लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो एक टाइटल अल्टीमेट डुओलो और एक हाइपर डुओलो है। और इस बात को सुन के जियो काफी चौंक जाती है और कहती है कि रुको, आखिर तुमने अभी ये क्या कहा। तो यह कहता है कि क्या तुमने कम से कम झांग पेंग स्कॉर्पियन टाइगर डुओलो के बारे में सुना है। तो जियो चौंकते हुए कहती है कि वो तो एक इविल सोल मास्टर स्कॉर्पियन टाइगर डुओलो है और वो तो कई साल पहले गायब हो गया था ना। तो यह कहता है कि हाँ, ये वही है। मैंने इसे तब देखा था जब मैं फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के अंदर था और उसके किसी एक मेंबर के द्वारा बिग ब्रदर भाई काफी सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं और अभी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रिंसेस, इस बारी की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा सीरियस है और हम जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को एम्पायर के ऑफिशियल्स तक पहुँचा देंगी जिससे कि वो लोग अपनी तैयारी कर सके। तो जियो कहती है कि यह तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे ये खबर दी, और अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो फिर ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एम्पायर को जल्द से जल्द इसे हैंडल करना होगा। और क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और इंटेल है क्या? मैं उसे डायरेक्टली खरीद लूंगी, बस तुम कीमत बताओ। और इस चीज को सुन के यह वांगडोंग से कहता है कि वांगडोंग, जो हम अपने साथ लेके आए थे उसे बाहर निकाल लो और चलो उसे प्रिंसेस को दिखा दो। जिसके लिए वांगडोंग भी मान जाता है और ये स्टोरेज रिंग के अंदर से उस चीज को बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे कोई हिडन पर्सन होता है जो कहता है कि आखिर अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट कहाँ से आ रहा है। और तभी यहाँ पे एक काफी ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि काफी इविल लग रही होती है और ये कहती है कि आखिर ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी ओल्ड लेडी को देख के यह भी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो एक टाइटल डुओलो है और ये यहाँ पे कब और कहाँ से आई। और डोंगर तुरंत ही गॉडेस ऑफ लाइट बन जाती है जबकि यह स्पिरिचुअल पावर के साथ स्पिरिचुअल अवतार को फॉर्म कर देता है। और इस तरीके से ये दोनों इस ओल्ड लेडी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और ये ओल्ड लेडी जियो से कहती है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर काफी एबनॉर्मल है और चलो मुझे पहले इसे पीट के इंटरोगेट करने दो। तो जियो इन्हें रोकते हुए कहती है कि ग्रैंड माई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा दोस्त है। और फिर जियो यह से कहती है कि ग्रैंड माई मेरा तब से ख्याल रख रही है जब से मैं बच्ची थी और जिस चीज को तुम
लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये उसे सेंस करने के बाद ही बाहर आई होंगी, इसलिए युहा तुम प्लीज इसे दिल पे मत लेना, और इन्हें ऐसा लगा होगा कि तुम मेरे लिए खतरा हो, इसलिए ही इन्होंने वो चीजें कही थी। तो यह कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्रिंसेस इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। वांग डोंग चलो अब यहाँ से चलें। और फिर ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो प्रिंसेस जियो जियो युहा को रोकते हुए माफी मांगते हुए कहते हैं कि युहा रुको, ये मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और अभी जो भी हुआ है उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, इसलिए प्लीज रुक के उसे मुझे दिखा दो। और इनकी इस बात को सुन के युहा वांग डोंग से कहता है कि ठीक है चलो अभी प्रिंसेस को उस चीज को दिखा दो। जबकि प्रिंसेस जियो जियो वांग डोंग को देख के ब्लश मारते हुए कहती है कि ये लड़का कौन है और आखिर मैंने क्यों अभी तक इसे नोटिस नहीं किया था, और ये जो इसके पीछे पर्सन है वो सच में लड़का है जो कि वाकई में काफी हैंडसम दिख रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति एक्ट कर रहे हैं, क्या ये दोनों नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जबकि इस तरफ वांग डोंग स्टोरेज रिंग के अंदर से उस चीज को बाहर निकालने लगता है, और वांग डोंग ने जिस चीज को बाहर निकाला होता है वो एक काफी बड़े साइज का मिसाइल टाइप सोल गाइड वेपन होता है। और इसे देख के प्रिंसेस जियो जियो कहती है कि ये तो एक सोल गाइड है। तो यह बताता है कि इस मशीन को सोल गाइड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे टांग सेट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और इसका नाम डिवाइन मिसाइल कैनन है, और ये एक बारी में 48 शॉट्स को शूट कर सकती है। और यहाँ तक कि वैसे इसे लेवल 4 का सोल गाइड माना जाता है, लेकिन इसके पास लेवल 6 के सोल गाइड की पावर है। तो जियो जियो कहती है कि तो तुम इसे बेच रहे हो, इसकी प्राइस क्या है। तो यह कहता है कि जैसा कि ये लेवल 6 से सोल गाइड की पावर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, तो इसकी प्राइस भी लेवल 6 से सोल गाइड जितनी ही होगी, और अगर प्रिंसेस इंटरेस्टेड हो तो मैं ये आपको बेच सकता हूँ, और शेरेक एकेडमी के अलावा आप पहली कस्टमर होंगी, और अगर आप हमसे लंबे समय तक जुड़ी रहती हैं तो फिर 1 साल के अंदर आप हमारी पहली प्रायोरिटी बन जाएंगी। और प्रायोरिटी का सुन के प्रिंसेस कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगी। जिस पे यह कहता है कि तो फिर ये तो काफी बुरी बात हुई, क्योंकि ये तो एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि इसके बारे में तब भी सोचने की जरूरत है। और मैंने अभी आपको जो डिवाइन मिसाइल कैनन दिखाया है वो शायद आपको बेकार लगे बाकी के सोल गाइड्स के मुकाबले, क्योंकि ये उन जैसा नहीं दिखता है, लेकिन जब आप इसे टेस्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो प्रिंसेस जियो जियो कहती है कि ठीक है अब तुम आराम कर सकते हो, मैं इस बारे में सोच के तुमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करूंगी। और इस बात को सुन के युहा वांग डोंग से कहता है कि वांग डोंग जाके सोल डिवाइस के अंदर मिल्क एजेंस को भर दो, और जब हो जाए तो फिर हम यहाँ से चलेंगे। और इस चीज को सुन के वांग डोंग भी मान जाता है, और ये जाके डिवाइन मिसाइल कैनन के अंदर मिल्क एजेंस को भरने लगता है। और जब प्रिंसेस मिल्क एजेंस को देखती है तो ये हैरान होते हुए मन में कहती है कि क्या इसे स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया गया है, या फिर क्या ये सच में जरूरी है। और जब यहाँ से युहा और वांग डोंग जा रहे होते हैं तो प्रिंसेस जियो जियो कहती है कि आखिर तुमने उस सोल गाइड के अंदर मिल्क एजेंस को क्यों जोड़ा, क्या इसका कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा। तो यह कहता है कि इसका कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए किसी सोल मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना कह के युहा यहाँ से बाहर आ जाता है, और ये गिनता है कि 3 2 1, और तभी प्रिंसेस जियो जियो आवाज देके युहा को रोकने लगती है, और ये बाहर दौड़ते हुए आती है और कहती है कि युहा 1 सेकंड रुको, तुमने कहा है कि इस डिवाइन मिसाइल कैनन सोल गाइड को ऑपरेट करने के लिए किसी भी सोल मास्टर की जरूरत नहीं होगी, तो तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब था। तो यह कहता है कि हाँ ये सच है, और इसका मतलब वही था जो मैंने कहा था, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो जियो जियो कहती है कि तो तुम्हारा मतलब। तो यह बीच में ही इसे टोकते हुए कहता है कि प्रिंसेस क्या ये सच में कोई जगह है इस जैसी इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करने के लिए। और फिर ये दोनों इनके रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग डोंग काफी प्यार से युहा को चाय पिला रहा होता है, और यह कहता है कि प्रिंसेस ने जो चाय बनाई है वाकई में काफी अच्छी है। और जबकि इन दोनों को इस तरीके से बिहेव करता देख प्रिंसेस को शर्म आ रही होती है, और फिर ये कहती है कि तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब था कि इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है जब तक कि उसके अंदर
मिल्क एजेंट्स को भरा जाता है तो यह मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है। और यह की इस बात को सुन के प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये कहती है कि क्या तुम यहाँ पे मेरा दिमाग खराब करने के लिए आए हो, और जो बताना है वो क्लियरली बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी या फिर मैं खुद को मार लूंगी। तो यह कहता है कि मैं पहले ही इसे क्लियरली कह चुका हूँ कि जब इसके अंदर मिल्क एजेंट्स को ऐड किया जाएगा तो इसे ऑपरेट करने के लिए किसी सोल मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई एरा गेरा इसे ऑपरेट कर सके, मतलब कि इसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर्सन को कम से कम थोड़ा बहुत ट्रेंड होना चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए, जिससे कि वो इसके फंक्शंस को हैंडल कर सके। और इस चीज को सुन के ज़्यू काफी चौंक जाती है और ये कहती है कि क्या तुम श्योर हो जो तुमने अभी कहा है, और क्या ये सच है कि कोई नॉर्मल सोल्जर जो कि सोल मास्टर नहीं है लेकिन वो भी इस डिवाइन मिसाइल सोल गाइड को ऑपरेट कर सकता है अगर वो ट्रेंड हुआ तो, और क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं बल्क में इस सोल गाइड के ऑर्डर देती हूँ तो यह मना करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया जाता है। हालांकि मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि इस प्रोडक्शन के अंदर आप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी। तो प्रिंसेस कहती है कि ये तो अच्छी बात है लेकिन मुझे कुछ समय की जरूरत पड़ेगी इसे टेस्ट करने के लिए। तो यह इस चीज को सुन के तुरंत ही कहता है कि 3 दिन। मुझे उम्मीद है कि प्रिंसेस मुझे एक क्लियर आंसर दे सकेंगी इन 3 दिनों के अंदर। और 3 दिनों का सुन के प्रिंसेस ज़्यू काफी चौंक जाती हैं और ये कहती हैं कि ये 3 दिन तो काफी कम है। तो यह यहाँ से जाते हुए कहता है कि प्रिंसेस आपको मुझे बाहर आके छोड़ने की जरूरत नहीं है, और फिर गुड बाय कह के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और यह के जाने के बाद प्रिंसेस चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है और ये ओल्ड लेडी इसे सहलाते हुए कहती है कि तुम अपने ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और अब भी तुम काफी छोटी लड़की हो और तुम पहले ही काफी चीजों से सफर भी कर चुकी हो। जिस पे ज़्यू कहती है कि ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, अगर वो सच है जो इसने कहा है और ये हमारे एम्पायर पे आने वाला सबसे बड़ा डिजास्टर होने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। ग्रैंडमा मैं आपके ही ऊपर डिवाइन मिसाइल कैनन सोल गाइड की टेस्टिंग को छोड़ती हूँ और प्लीज जितना हो सके उतना जल्दी इसे टेस्ट कर लें। जबकि इस तरफ यह अपने रूम के अंदर आराम कर रहा होता है और ये कहता है कि आखिरकार अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। और डोंगर कहती है कि यह तुम तो काफी चालाक निकले, और तो और मुझे असलियत में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम रियल में बिजनेसमैन बन गए हों। तो यह कहता है कि मैं सच में ये दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन होली स्पिरिट कल्ट के अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं जिन्हें हमें आगे हैंडल करना होगा। तो हमें भी अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने प्लान पे काम करना होगा। तो वांग डोंग कहता है कि यह तुमने पूरे दिन काम किया है तो तुम थक गए होंगे ना, इसलिए यह तुम थोड़े समय के लिए सो जाओ और जब डिनर का समय हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। जिस पर यह कुछ भी नहीं कहता है तो डोंगर को भी कुछ समझ में नहीं आता है और ये कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देखे जा रहे हो। तो यह कहता है कि जब से मैं इंजर्ड हुआ तब से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं दुनिया के अंदर सबसे खुशनसीब बंदा हूँ। और इस बात को सुन के वांग डोंग चिढ़ जाता है और ये गुस्से से कहता है कि तो तुम इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे इंजर्ड होने से पहले मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी। तो इस पे यह हंसते हुए कहता है कि सच में मेरा ये तो मतलब नहीं था। असल में उस समय के दौरान जब ब्लाइंड डेट फेस्टिवल था तब मैं काफी ज्यादा चौंक गया था और दंग रह गया था, क्योंकि मैं तुम्हें उस समय अपने सबसे करीबी भाई की जैसे देखता था, लेकिन तभी मैं तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होता था। यहाँ तक कि वैसे उस समय तुम लड़कों की तरह एक्ट करती थी और बस मुझे उस समय इस चीज की वजह समझ में नहीं आती थी। तो वांग डोंग यह को चिढ़ाते हुए कहता है कि तो असल में तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि तुम्हें पहले लड़के पसंद थे। और इस बात को सुन के यह मना करते हुए कहता है कि नहीं, शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी लंबे समय से था और यही एक कारण था जो उस समय मुझे समझ में आया। तो वांग डोंग इसे चिढ़ाते हुए कहता है कि सिर्फ कोई भूत ही तुम पे विश्वास करेगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बई बई के रूम के अंदर होते हैं और यह कहता है कि बिग ब्रदर कल काफी बड़ा दिन है जब प्रिंसेस ज़्यू हमें अपने डिसीजन के बारे में बताएंगे और उनके ब्रेन और पर्सनालिटी के हिसाब से वो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगी और डेफिनेटली हमारा सेक्ट इस टूर्नामेंट के बाद काफी बिजी होने वाला है। तो भाई कहता है कि टीचर्स जवान ही होंगे जो सबसे ज्यादा बिजी होंगे, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस नहीं है। तो यह कहता है कि बिग ब्रदर हमारा सेक्ट अभी डेवलपमेंट पीरियड के अंदर है तो इसे थोड़ा महंगा कर देना चलता है और आपको भी तो ये अच्छे से पता है ना। जिसपे भाई हाँ कह देता है और तभी अचानक से यहाँ पे कोई और 2 जने भी आ जाते हैं जिसे देख के ज़ू सांग से चौंकते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर
आखिर आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? तो लीजुआन कहती है कि क्यों, मैं यहाँ पे आ नहीं सकती हूँ क्या, बल्कि वो मैं ही हूँ जो शेरेक एकेडमी टीम को लीड कर रही है। और बेबे भी लीजुआन को देख लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। और लीजुआन तुरंत ही बेबे को चेक करते हुए कहती है कि अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं, चलो मुझे दिखाओ। तो बेबे हैरान होते हुए कहता है कि बिग सिस्टर आखिर आप यहाँ पे क्यों आ गई? तो लीजुआन कहती है कि बेबे मैंने सुना है कि तुम काफी हर्ट हुए हो और आखिर तुम कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हो। और लीजुआन को बेबे की इतनी केयर करते हुए सभी लोग काफी गौर से देख रहे होते हैं, जबकि वांगक्यूर कुछ भी नहीं कहती है। तो बेबे कहता है कि सीनियर सिस्टर ज्यादा चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे लीजुआन को रियलाइज होता है कि बाकी के सभी लोग काफी गौर से इन दोनों को ही देख रहे हैं, तो ये काफी चौंक जाती है और पीछे हटते हुए कहती है कि क्या तुम सच में ठीक हो, लेकिन एक बारी तुम अपनी कंडीशन को अच्छे से तो देखो। मुझे ये लगता है कि मुझे तुम्हें एक बारी अच्छे से चेक करने की जरूरत है। और फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगक्यूर यह से थोड़ी ही दूरी पे खड़ी होती है। और जैसे यह का वांगक्यूर के ऊपर ध्यान जाता है तो ये कहता है कि वांगक्यूर तुम कैसी हो, जिस पे वांगक्यूर कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर यह इससे और ज्यादा कुछ नहीं कहता है। और इस सब लीजुआन बेबे को चेक करते हुए कहती है कि टोटल 5 इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचा है और सोल पावर की एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन है जो कि अननोन काइंड की कोल्ड एंड डार्क एट्रीब्यूट की है। मतलब कि ये अटैक तुम पे एक इविल सोल मास्टर ने किया है। और इस चीज को सुन के बेबी काफी हैरान होता है और कहता है कि आप तो सच में हमारी बिग सिस्टर होने के काबिल हैं और आपने जो कुछ भी बताया वो एकदम करेक्ट है। तो लीजुआन कहती है कि मैं इस चीज को एकेडमी को रिपोर्ट करती हूँ और क्योंकि तुम सीरियसली इंजर्ड हो इसलिए मैं तुम्हें वापिस एकेडमी भेज देती हूँ। तो बेबी हंसते हुए कहता है कि आप अभी शेरेक से हैं जबकि मैं नहीं, तो मैं कैसे अभी वापस जा सकता हूँ, और तो और मैं अभी इन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहीं पे होके जितना हो सके उतना ज्यादा रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। तो लीजुआन के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता है, तो ये कहते हैं कि ठीक है, जल्द से जल्द ठीक हो जाना। और फिर ये वांगक्यूर को अपने साथ लेके यहाँ से चली जाती है और इनके यहाँ से जाते ही बेबी राहत की सांस लेता है और आंखें बंद करके मन में कहता है कि मैं कभी भी इस तरीके की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ये अपनी आंखें खोलता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई लोग सभी लोग काफी खतरनाक तरीके से इसे ही निहारे जा रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से हमें बताओ कि एग्जैक्टली किस तरीके के रिलेशनशिप तुम्हारे हैं बिग सिस्टर के साथ, और तुमने तो वाकई में इसे काफी अच्छी तरीके से छिपा रखा था, और यहाँ तक कि हम तो इस बारे में अभी तक नहीं जानते थे, और तुम्हारे पास तो पहले से ही जोया थी, तो फिर अब तुम्हारा बिग सिस्टर के साथ क्या सिस्टम चल रहा है, और उससे भी बढ़कर के ये बिग सिस्टर लीजुआन है, और अब जल्दी से हम सभी को सच सच बताओ कि क्या बात है। तो बेबी इन सभी से कहता है कि आखिर तुम सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये लोग वापिस से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से बताओ, हम सभी ही क्यूरियस हैं और तुम हम पे विश्वास करके तो देखो, हम कभी भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। और इन सभी के आगे बेबी को हार माननी पड़ती है और ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। असल में मैं और बिग सिस्टर जो है हमारी बचपन में ही शादी तय कर दी गई थी हमारे एल्डर्स के द्वारा। और इस चीज को सुन के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि OMG। तो डोंगल नाटक करते हुए कहता है कि रुको, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है। तो यह भी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि हमें सच सच बताओ कि क्या हुआ था। तो बेबी कहता है कि मैंने जो कहा है तुम लोगों ने उसे गलत नहीं सुना है। बिग सिस्टर जांग को डिसाइड किया गया था मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए, और ये तब की बात है जब मैं काफी छोटा बच्चा था, और जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तब मेरी मॉम एक अनजानी बीमारी की वजह से मर गई थी, और इस वजह से मेरे फादर काफी बुरी तरीके से गम में डूब गए थे। और मॉम के गम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एकेडमी से एक इम्पॉसिबल से टास्क को लिया, लेकिन वो उसके बाद फिर कभी नहीं लौटे। और मेरे पेरेंट्स की डेथ एक काफी बड़ी घटना थी सभी एल्डर्स के लिए, खासकर एल्डर मुंह के लिए, जिसके बाद से वही थे जिन्होंने मेरी देखभाल की और मुझे एकेडमी के अंदर रुकने दिया। और बिग सिस्टर उन लोगों में से एक थी जिन्हें एल्डर मुंह ने खरीदा था, और वो शेरेक सिटी के पास की ही एक सिटी के बाहरी इलाके से थी, और तियांदाओ एम्पायर से वो एक नोबल थी। लेकिन एक काफी बड़े डिजास्टर के चलते उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, और वो अपनी फैमिली से एक लौती थी जो सरवाइव कर पाई थी। और उस समय बिग सिस्टर की उम्र 11 साल थी, और उन्होंने कई दिनों तक एल्डर मुंह के आगे घुटनों के बल बैठ के भीख मांगी कि एल्डर मुंह उनके परिवार का बदला लें, और एल्डर मुंह से इसे इस तरह से नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने इसे अपने एक
प्रिंसिपल के रूप में अडॉप्ट किया और उनकी मदद करने के लिए भी सहमत हो गए। लेकिन इसके बदले में उनसे शेरक एकेडमी का ख्याल रखने के लिए कहा गया और पूरी जिंदगी शेरक एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहा गया। और तो और उसी समय उनसे मेरी वाइफ बनने के लिए भी पूछा गया और बिग सिस्टर भी उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गयी। और तुम लोगों ने भी अभी तक गैस कर लिया होगा कि आगे क्या हुआ होगा। एल्डर मुंह ने उसके लिए बदला लिया, जिसके बाद बिग सिस्टर ने कल्टीवेशन में काफी हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया जैसा कि उन्होंने वादा किया था। और जब मैं जियोया के साथ मिल चुका था उसके बाद ही मुझे सब कुछ इस बारे में बताया गया था। और यहाँ तक कि वैसे बिग सिस्टर को बाकी लोगों के द्वारा काफी सारे मैरिज प्रपोजल मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने वचन को तोड़ने से इनकार कर दिया और वो एल्डर मुंह के अनुसार मेरी वाइफ बनने के लिए भी तैयार थी। और एल्डर मुंह के मरने से कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से ट्रीट करूं, क्योंकि उन्हें काफी बुरा लग रहा था जो उसके साथ पहले हुआ था। लेकिन कई सालों तक मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे बिग सिस्टर की फीलिंग्स को रेस्पॉन्ड करूं, इसलिए मैंने चुप रहना ही तय किया। अब मुझे इस चीज का अब क्या करना चाहिए। और बाई बाई की बात को सुन के सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो बाई बाई चौंकते हुए कहता है कि हे, आखिर तुम सभी लोग बिना कुछ कहे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ और मेरी मदद करो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। जबकि लीजुआन कहती है कि हम यहाँ से पूरे मिंगदू सिटी को देख सकते हैं और तो और यहाँ की छत पे एक गार्डन भी है। तो वांक्यूअर बताती है कि और तो और 20 स्क्वायर मीटर्स का एक पूल भी है और ये होटल तो सच में लग्जरियस है और ये लोग अभी मिंगदू होटल के फर्स्ट क्लास में होते हैं, मतलब कि इन लोगों को यहाँ पे टॉप फैसिलिटीज मिल रही होती हैं। और वांक्यूअर कहती है कि ये होटल तो सच में काफी लग्जरियस है, क्या यही उस ग्लोरी की कीमत है जिनके लिए वो लड़े थे और उस लास्ट टूर्नामेंट के अंदर जीते थे। तो लीजुआन इसके पास आके कहती है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम यहाँ पे रुकना डिजर्व नहीं करती हो और क्या तुम थोड़ी ड्रिंक करना चाहोगी, जिसपे वांक्यूअर मना कर देती है और कहती है कि मैं इन जैसी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहती हूँ। तो लीजुआन ड्रिंक करते हुए कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ समय के लिए कैसे अपने आप को रिलैक्स करवाना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही जोश में रहती हो। और जब मैं पहले कल्टीवेट करती थी तब मैं भी तुम्हारे तरह ही थी, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। तो वांक्यूअर कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो लीजुआन कहती है कि क्या सच में नहीं हो, और तुम जो शेरक एकेडमी की टीम को लीड कर रही हो तो मैं जान गई हूँ कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो। और पहले जब से तुम याओ के साथ लौट के आई हो तब से तुमने एक बारी के लिए भी मुस्कुराया नहीं है, और इसके पीछे की वजह युहाओ है ना। क्यों मैंने सही कहा ना? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई चांस है? जिसपे वांक्यूअर कुछ भी नहीं कहती है। तो लीजुआन कहती है कि वैसे भी हम दोनों के ही भाग्य एक जैसे हैं, और एक जैसे वाली बात को सुन के वांक्यूअर चौंक जाती है। तो लीजुआन कहती है कि हाँ, हम दोनों ही किसी ऐसे के प्यार में पड़ गए जो कि कभी भी हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे पास अब भी चांस हो उसके साथ होने का, लेकिन मेरे लिए कोई भी चांस नहीं है कि यार सभी वुमेन से मेल के ऊपर डिपेंड होने के लिए ही पैदा हुई हैं। जिसपे वांक्यूअर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो लीजुआन इविल तरीके से कहती है कि तो फिर उसे प्रूव करो कि तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, और यहाँ तक कि अगर तुम उससे अपने आप को प्यार नहीं करवा सकती हो तो तुम्हें भी अपनी कमजोर साइड उसे नहीं दिखानी चाहिए। और यही एक लास्ट प्राइड बचता है एक वुमेन के पास। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।